Dear students, a very good morning to all of you. In the last two lectures, we have already discussed about the physical methods of plant disease management and the regulatory methods. In today's lecture, we will be discussing about the cultural methods which are involved in plant disease management. तो जब डिजीज होती है किसी प्लांट में, उसके बाद we have got different मैनेजमेंट मेथड्स कि जिनकी वजह से हम किसी डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं. तो जो कंट्रोल मेथड का जो मेन एम होता है, या तो किसी प्लांट पैथोजन को खत्म करना है, या जो प्लांट पैथोजन का जो अमाउंट है, इनोकुलम जो है, उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो कम करना है. चाहे वो कोई एरिया हो, कोई प्लांट हो, या किसी प्लांट का कोई पार्ट हो. अब चूंकि डिफरेंट कंट्रोल मेथड्स हैं, इन्हीं मेथड्स में से एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम बोलते हैं कल्चरल मेथड. अब कल्चरल मेथड वो मेथड होता है कि जो हम कल्चरिंग के दौरान, अगर हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं, तो जो ग्रोअर होता है वो कैसे एक प्लांट को ग्रो करे, एंड जितने भी मेथड्स उस पर डिपेंड होते हैं कि ग्रोअर की कौन कौन सी एक्शंस हैं. दोज मेथड्स आर कॉल्ड एज कल्चरल मेथड्स. And there are different cultural methods which are employed to control the disease development in plants. These are eradication, crop rotation, mixed cropping, intercropping, sanitation, creating conditions that are unfavorable to pathogens, organic amendments of the soil, and plowing. And now we will be discussing each of these cultural methods of plant disease development management in detail. Now, first of all, let's have a look on the eradication method. जहां तक इरेडिकेशन का सवाल है, इरेडिकेशन में हम क्या करते हैं कि अगर कोई प्लांट पैथोजन किसी एरिया में एस्टेब्लिश हो गया, तो हम कैसे उसको वहां से निकालें, खत्म करें, एलिमिनेट करें उस पैथोजन को. इसको हम बोलते हैं इरेडिकेशन प्रोसेस. एंड देयर आर डिफरेंट इरेडिकेशन प्रोसेसेस which are employed to prevent the spread of a disease. अब कौन कौन से ऐसे कल्चरल मेथड्स हैं जिनसे एक प्लांट पैथोजन एलिमिनेट होता है from an area. And these are: number one, host eradication; number second, eradication of alternate hosts; number third is eradication of collateral hosts; and number last is eradication of pathogens from infected plants by surgery. Now coming to first class, that is host eradication. As far as this process, that is host eradication, is concerned, अगर कोई पैथोजन किसी नए एरिया में इंट्रोड्यूस हो गया, हमें पता है कि जैसे ही कोई प्लांट, चाहे उसका कोई प्रोपेगुल हो, जैसे सीड हो, हमने किसी एरिया में इंट्रोड्यूस किया, इससे पहले हमने पहले ही पढ़ा था कि दैट गोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ प्लांट क्वारंटीन. मान लीजिए कि प्लांट क्वारंटीन होने के बावजूद भी कोई ऐसा मटेरियल किसी एरिया में इंट्रोड्यूस हुआ कि जहां पे हमें ये शक है कि इसमें कोई प्लांट पैथोजन है, और अगर वो प्लांट पैथोजन किसी नए एरिया में घुस गया, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे वो प्लांट एपिडेमिक क्रिएट कर सकता है.
तो इस सिचुएशन में हम चाहते हैं कि अगर जो भी कोई होस्ट प्लांट या तो इन्फेक्टेड हो या इसमें शक हो कि इसमें कोई प्लांट पैथोजन है, तो जरूरी है कि हम इसको निकालें। अगर हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं which we are going to introduce in a specific area and we suspect some of these host plants to carry the pathogen, or some of the plants are infected by a pathogen, so it is necessary in such conditions that that pathogen must be removed or those plants must be burned ताकि उस एरिया में ये एपिडेमिक ना फैले। तो हम इन सिचुएशन हम क्या करते हैं कि वो प्लांट्स जो इन्फेक्टेड है या जिनमें शक है, हम बिल्कुल इनको निकाल देते हैं, और जो बाकी हैं जो बिल्कुल सेफ हैं, हेल्दी प्लांट्स हैं, उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पैथोजन है वो हेल्दी प्लांट्स तक नहीं पहुंचता एंड एपिडेमिक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पर मैं आई वुड लाइक टू कोट few examples where host eradication was carried out. ये पहले हुआ था 1950 में, जब फ्लोरिडा में सिट्रस में एक डिजीज हुई थी, बैक्टीरियल डिजीज, व्हाट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल कैंकर। एंड इसमें जब ये कैंकर हुआ था 3 मिलियन ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड। फिर से 1984 में इसी फ्लोरिडा में एक और बार आउटब्रेक हुआ था इसी सिट्रस कैंकर का, एंड इसमें भी मिलियंस ऑफ जो नर्सरी और ऑर्किड जो ट्रीज हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय किए गए थे। इसी तरह 1970s में एक कैंपेन चलाई गई थी जिसमें विचवीड, जिसको हम सिट्रिगा एशेटिका भी बोलते हैं, इसको इरेडिकेट किया गया था फ्रॉम द ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। जो ये होस्ट इरेडिकेशन है इसको हम रोगिंग भी बोलते हैं। अगर कोई मान लीजिए वी हैव गॉट डिफरेंट, हमारे पास कोई एरिया है, इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम ग्रो करने वाले हैं, और अगर इनमें से हम वो वाले प्लांट निकालें जो या तो इन्फेक्टेड हो या जो सस्पेक्टेड हो कि इनमें कोई पैथोजन है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोगिंग। तो जब जब भी हम कोई अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट्स को निकाले फ्रॉम द फील्ड, दैट इज कॉल्ड रोगिंग। एंड जैसे हम ये रोगिंग करते हैं, इसकी वजह से जो डिजीज की स्प्रेड है वो प्रिवेंट हो जाती है। तो दिस वाज अबाउट द होस्ट इरेडिकेशन। नंबर सेकंड इज इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट। हमें पता है कि कुछ पैथोजन ऐसे हैं जिनका एक होस्ट नहीं होता, बल्कि मोर देन वन होस्ट्स होते हैं, जो एक ही होस्ट पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करते, बल्कि दे नीड मोर देन वन होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। एंड जो ये मान लीजिए कोई प्राइमरी होस्ट है और कोई दूसरा होस्ट है, अब ये दूसरा होस्ट है या तो इसी फैमिली का हो सकता है जिसका प्राइमरी होस्ट हो, या किसी डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता हो। अगर होस्ट डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता हो तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट होस्ट, और अगर वो होस्ट सेम फैमिली से बिलोंग करता हो जिससे मेन होस्ट बिलोंग करता है, उसको हम बोलते हैं कोलेटरल होस्ट। मैं फिर से ये डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन alternate host and collateral host. We have got different pathogens which require another host in addition to the primary host. जो मेन होस्ट होता है उसके साथ साथ उसको एक और होस्ट की भी जरूरत पड़ती है।
in order to complete its life cycle. ये जो दूसरा होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट, it may belong to the same family from which the main host belongs, or it may belong to a different family. अगर ये सेम फैमिली से बिलोंग करता है, ये होस्ट जिस फैमिली से मेन होस्ट बिलोंग करता है, देन हम इसको कहते हैं कोलेटरल होस्ट। और अगर ये जो सेकेंडरी होस्ट है ये डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता है, उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता जिससे मेन होस्ट बिलोंग करता है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट होस्ट। सो सेकंड प्रोसेस जो है दैट इज द इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट। अगर हम अल्टरनेट होस्ट को रिमूव करें फ्रॉम द एरिया, इससे भी डिजीज या तो प्रिवेंट हो सकती है या उसका जो स्प्रेड है परपिचुएशन डिजीज का वो बंद हो सकता है, क्योंकि ये उन्हीं पैथोजेंस के लिए है which are heterogeneous pathogens which require two different hosts to complete their life cycle. अगर कोई प्लांट पैथोजन ऐसा है it requires two different hosts, जो apart from main host, if it has got alternate host, and if we remove that alternate host from the field, it would help not only in the prevention but it can also check the spread of the disease. जैसे फॉर एग्जाम्पल बारबरी ब्रश है। अब बारबरी ब्रश जो है ये एक अल्टरनेट होस्ट है फॉर द पैथोजन कॉल्ड एज पक्सीनिया ग्रामिनिस। जो पक्सीनिया ग्रामिनिस है इट काजेस ब्लैक स्टेम रस्ट इन व्हीट। इसका जो मेन होस्ट है दैट इज द व्हीट, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट्स मेन होस्ट जो व्हीट है, इट हैज आल्सो गॉट एन अल्टरनेट होस्ट दैट इज बारबरी ब्रश। तो जैसे ही ऑफ सीजन होता है, जैसे व्हीट हार्वेस्ट करते हैं, तब जाके जो पक्सीनिया ग्रामिनिस है ये अल्टरनेट होस्ट पे चला जाता है, दैट इज बारबरी ब्रश। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे इस अल्टरनेट होस्ट को इरेडिकेट किया गया था, जैसे कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, नॉर्वे, यूएस। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो अल्टरनेट होस्ट था पक्सीनिया का, उन्होंने उसको इरेडिकेट किया। तो इरेडिकेशन की वजह से दो बेनिफिट्स आ गए। एक तो जो एलिमिनेशन हुआ किसका, जो प्राइमरी इनोकुलम का। जैसे स्प्रिंग आया, स्प्रिंग सीजन, तो जो वीट में जो पैथोजेन्स थे वो चले जाते थे इसी बारबेरी पे। जब उन्होंने बारबेरी खत्म किया तो जो प्राइमरी इनोकुलम बचता था वो पहले ही एलिमिनेट हो गया। और दूसरा फायदा ये हुआ कि जो नए रेसेस बन जाते हैं पैथोजेन्स के, वो बनना खत्म हो गया। मैं फिर से बताऊंगा, we have got some pathogens which require more than one host to complete its life cycle. Such pathogens are called heterogeneous pathogens. And इन्हीं heterogeneous pathogens में जो एक तो मेन होस्ट होता है, वो दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट। अब अगर सेकेंडरी होस्ट किसी अलग फैमिली से बिलोंग करता हो, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट होस्ट। एंड if we remove the alternate host from the field in case of heterogeneous pathogens, it helps in the prevention and checking the spread of the disease. एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैं कोट करना चाहूंगा कि बारबरी ब्रश it acts as a alternate host for a pathogen that is Paccinia graminis criticae, which causes black stem rust in wheat. This Paccinia graminis, it survives on the alternate host in the off season. The barberry was eradicated in different countries
which led to the elimination of early spring primary inoculum. इसी तरह यूएस में व्हाइट पाइन ब्लिस्टर रस्ट, ये एक डिजीज है एंड जो इसका कॉजल एजेंट है वो है क्रोनेटियम. इसको कंट्रोल किया गया था बाय इरेडिकेशन ऑफ इट्स अल्टरनेट होस्ट. इसका अल्टरनेट होस्ट राइब्स है. इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड यूएसए में यहां पे एप्पल रस्ट को कंट्रोल किया गया था by the eradication of its alternate host, that is cedar. So these were the examples where eradication of alternate hosts was brought about. Number third is eradication of collateral host. जैसे मैंने अभी कहा, collateral host वो होता है कि अगर कोई secondary host किसी plant pathogen का उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिससे उसका प्राइमरी होस्ट बिलोंग करता हो, उसको हम बोलते हैं कोलेटरल होस्ट. एंड अगर हम एलिमिनेट करें कोलेटरल होस्ट, इट कैन आल्सो हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज. तो बहुत सारे ऐसे वीड होस्ट या वाइल्ड स्पीशीज ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एज कोलेटरल होस्ट. इनको हम वॉलंटियर प्लांट्स भी बोलते हैं. अब ये क्या करते हैं, क्योंकि ये भी एक अहम रोल अदा करते हैं इन द कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए पैथोजन. एंड दीज प्लांट्स, दीज कोलेटरल होस्ट और वॉलंटियर प्लांट्स, दे एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ पैथोजेंस ऑफ एनुअल क्रॉप. तो जब तक ये रिजर्वायर होस्ट्स हैं या वॉलंटियर होस्ट्स हैं, तो तब तक एक पैथोजन अपना इन्फेक्शन चेन कंटिन्यू कर पाता है. और जैसे ही मेन जो इनका होस्ट होता है, जैसे वो हार्वेस्ट होता है, तो जो इनोकुलम का जो सोर्स है वो यही कोलेटरल होस्ट बन जाता है. और अगर हम इन वाइल्ड या होस्ट प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करें, तो जो प्राइमरी इनोकुलम होता है जिनसे मेन इन्फेक्शन फैलता है अगली सीजन में, वो एलिमिनेट हो जाता है. एंड इससे क्या होता है, अल्टीमेटली जो इनिशिएशन ऑफ डिजीज होती है वो रिड्यूस हो जाती है. अब हम जो ये कोलेटरल होस्ट, इसकी इरेडिकेशन की वजह से क्या होता है कि जो लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन होता है या इन्फेक्शन चेन जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है. मैं फिर से दोहराऊंगा, इरेडिकेशन ऑफ कोलेटरल होस्ट. There are many weeds or wild species of cultivated plants that act as collateral hosts. The collateral hosts are also called as volunteer plants. These collateral hosts or volunteer plants, they act as the reservoirs of the pathogen of annual crop. These help the pathogen to continue the infection chain. In the off season, these collateral hosts or volunteer plants, being the reservoir of the pathogen, they help in the production of the primary inoculum. And the primary inoculum is later on dispersed from these hosts to the cultivated crop hosts. If these collateral or volunteer plants are destroyed, the sources of primary inoculum are obviously eliminated, and there are least chances of the initiation of the disease. The destruction of these hosts, they break the life cycle of the pathogen and the infection chain. एक और मेथड है जो इरेडिकेशन मेथड, दैट इज इरेडिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स बाय सर्जरी. अब बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे अगर कोई प्लांट है या कोई ट्री है, इसमें कहीं किसी प्लांट पार्ट में इंफेक्शन फैल गया, एंड देयर आर पैथोजेंस प्रेजेंट इन एनी पार्ट of the plant or tree.
या मान लीजिए कहीं लीजन है, तो वहां पे क्या किया जाता है कि उस प्लांट पार्ट को बिल्कुल इरेडिकेट या एलिमिनेट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्री सर्जरी या इरेडिकेशन ऑफ अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल फायर ब्लाइट बैक्टीरियम, जो फायर ब्लाइट बैक्टीरियम है जिसको हम एरवीनिया बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये फायर ब्लाइट कॉज करता है ऑन द पियर एंड एप्पल ट्रीज। अब जैसे ही उनने किसी प्लांट पार्ट पे या पियर ट्री पे या एप्पल ट्री पे कोई लीजन क्रिएट किया, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही विंटर मंथ्स आते हैं हम उनको काट देते हैं वहां से। अब जैसे ही हमने उन पार्ट या लीव को फॉर एग्जांपल काट दिया, तो इसकी वजह से एक तो ये डिजीज स्प्रेड नहीं होती है टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, बल्कि जो बाकी जो ट्रीज होते हैं उन तक भी नहीं पहुंचती है डिजीज। अगर मान लीजिए कोई प्लांट ऐसा है, मान लीजिए कोई एप्पल है, अब एप्पल पे कोई लीजन आ गया किसी प्लांट, मान लीजिए कोई लीफ है, अब उस लीफ पे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे पैथोजन प्रेजेंट है, लेकिन बाकी लीव या बाकी जो प्लांट बॉडी है उसमें ये पैथोजन भी पहुंचा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम उस लीजन को ही काट देते हैं, उस लीफ को ही काट देते हैं, ताकि ये जो पैथोजन है ये दूसरे प्लांट पार्ट्स तक ना पहुंचे या दूसरे ट्रीज तक ना पहुंचे। इसी तरह एक और एग्जांपल है एलमोंड या पियर ट्रीज की। अगर इनमें कैंकर लग गया तो जो कैंकर्ड एरिया होती है चाहे ब्रांच में या ट्रंक में, इन्हीं ऑलमंड या पियर पियर ट्रीज में, तो वो सर्जिकली हम रिमूव करते हैं और इस तरह से हम ट्रीज को बचाते हैं। ये जो ट्री सर्जरी है ये कोकोनट ट्रीज में भी प्रैक्टिस की जाती है। इसी तरह सिट्रस में मान लीजिए अगर कोकोनट में एक डिजीज लग जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टेम ब्लीडिंग डिजीज, तो जिस पार्ट में ये लग जाती है उस कोकोनट के पार्ट को हम काट देते हैं। इसी तरह एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं बर्ड रॉट ऑफ पाम, तो जहां पे बर्ड रॉट होता है पाम में उस पार्ट को हम काट देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्री सर्जरी। तो इसकी वजह से एक तो ये प्लांट पैथोजन दूसरे पार्ट्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाता और जो दूसरे हेल्दी प्लांट्स होते हैं उन तक भी नहीं पहुंचता। सो दिस वाज द इरेडिकेशन ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स बाय सर्जरी। सो जो ये जो चारों अभी तक हमने पढ़े, these were all the methods of the eradication of the pathogens. Now coming to the second cultural method, what is called as crop rotation. कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सॉइल बॉर्न पैथोजन। अब ये सॉइल बॉर्न पैथोजन होते हैं ये इन्फेक्ट करते हैं, ये स्पेसिफिक, कभी कभार क्या होता है ये स्पेसिफिक होते हैं, या तो ये एक स्पीशीज के ही प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे या एक फैमिली के प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो अगर हमने एक ही क्रॉप कंटिन्यूअसली ग्रो कराया किसी एरिया में, ऑब्वियसली बात है वहां पे जो पैथोजेन्स हैं ये बढ़ जाएंगे क्योंकि जो इनका होस्ट है जो क्रॉप है वो प्रेजेंट होता है। एंड अगर हमने क्या किया कि हमने 3 या 4 ईयर्स के लिए उस जो प्राइमरी इनका होस्ट है उसको हमने कल्टीवेट ही नहीं किया, बल्कि जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं अदर देन दैट क्रॉप हमने इनको कंटिन्यूअसली फॉर 3 to 4 years कल्टीवेट किया। अब चूंकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं इस एरिया में, उनको क्योंकि सॉइल बॉर्न पैथोजन ये स्पेसिफिक होता है तो उन वाले क्रॉप उसको ये इन्फेक्ट नहीं कर पाता। एंड इनमें भी एक फिर मेन मोटिव क्या है क्रॉप रोटेशन का, कुछ ऐसे सॉइल बॉर्न पैथोजेंस होते हैं जो सॉइल इन्वेडर्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सिर्फ या तो लिविंग प्लांट पे ही सर्वाइव कर पाते हैं या अगर उस प्लांट का कोई रेसिड्यू रह गया सॉइल में
तो उस पे सर्वाइव कर पाते हैं। होते तो हैं सॉइल में ही, लेकिन जब तक एक लिविंग प्लांट वहां पे हो, या उस लिविंग प्लांट का कोई पार्ट प्रेजेंट हो वहां पे, तो उस पे ही वो सर्वाइव कर पाते हैं। और अगर जब हमने ये वाला प्लांट वहां पे कंटिन्यूअसली फॉर 3 to 4 years ग्रो ही नहीं किया, तो उसके लिए, जब उस पैथोजन के लिए सबस्ट्रेट था ही नहीं वहां पे, तो वो ग्रो ही नहीं कर पाता, तो वो उस एरिया में एलिमिनेट हो जाता है। तो ये था केस, अगर हम सॉइल इन्वेडर्स की बात करते हैं। इसी तरह एक केस है जिनको बोलते हैं सॉइल इनहेबिटेंट। अब जो सॉइल इनहेबिट, अगर पैथोजन कोई सॉइल इनहेबिटेंट हो, वो प्रोड्यूस करता है स्पोर्स जो लॉन्ग लिव्ड होते हैं, जो 5 to 6 years तक रह सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर पैथोजन सॉइल इनहेबिटेंट हो, तो उनके लिए इतना इफेक्टिव नहीं होता क्रॉप रोटेशन। लेकिन फिर भी इस वाले सिचुएशन में भी जो पैथोजन की जो पॉपुलेशन है वो कम होती है। तो क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं कि एक ही टाइप ऑफ क्रॉप को कंटिन्यूसली नहीं ग्रो करते, बल्कि वी ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स फॉर 3 or 4 years, so that if there is a pathogen specific for one crop, इसके लिए सबस्ट्रेट नहीं मिलता फॉर 3 to 4 years, इसकी वजह से इसकी कंसेंट्रेशन कम होती है या बिल्कुल ही एलिमिनेट होता है उस वाले एरिया से। दिस वाज अबाउट द क्रॉप रोटेशन। वन मोर मेथड, कल्चरल मेथड, इट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है, इसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दो क्रॉपिंग सिस्टम्स के बारे में बोलना चाहूंगा। एक होता है मिक्स क्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग, और दूसरा होता है इंटरक्रॉपिंग। ये जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि अगर एक हमारे पास कोई लैंड हो या कोई एरिया हो, इसमें हमने दो या दो से ज्यादा क्रॉप एट अ टाइम साइमल्टेनियसली ग्रो किए। अगर हमने किसी एरिया में या कोई लैंड है हमारे पास, इसमें हमने दो से ज्यादा क्रॉप, जो उनके जो सीड्स हैं, उनको हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसी वाले एरिया में साइमल्टेनियसली ग्रो किए, एक ही टाइम पे ग्रो किए, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो मिक्स किए जाते हैं, बोने से पहले, बिफोर दे आर सोन दे आर मिक्स्ड, एंड ऑल द क्रॉप्स आर सोन एट द सेम टाइम। दूसरा होता है इंटरक्रॉपिंग। अब इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि हम इसमें भी दो या मोर देन टू क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, लेकिन इन प्रॉक्सिमिटी। एक एरिया में फॉर एग्जांपल एक पैच में एक, दूसरे पैच में दूसरा वाला क्रॉप हमने ग्रो किया, या किसी स्पेसिफिक रो पैटर्न में ग्रो किए मोर देन टू क्रॉप्स, लेकिन सेम लैंड में, इसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। अगर हमने दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ग्रो किया, एंड their seeds were mixed before they were sown, and all the crops were sown at the same time, it is called mixed cropping. एक और क्रॉपिंग है जिसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग होता है कि अगर हमने ग्रो किए टू और मोर देन टू क्रॉप्स इन प्रॉक्सिमिटी, which means that the crops are grown in the same piece of land and simultaneously, but in specific row patterns. इनमें हम क्रॉप को, जो इंटरक्रॉपिंग है, we can in this type of cropping the crops can be sown in different periods. ये different periods में भी हम सो कर सकते हैं। अब पहला है जो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है, ये भी कभी कभार चेक करता है डिफरेंट डिजीज को। जैसे फॉर एग्जांपल पल्स में एक
डिजीज होती है जिसको बोलते हैं ब्लाइट ऑफ पल्स क्रॉप, विच इज कॉज्ड बाय फाइलोस्टिक्टा फैसियोलिना। तो ये देखा गया है कि अगर हम पल्स को ग्रो करें एज ए मिक्स्ड क्रॉप विद अदर सीरियल्स लाइक सोरगम एंड पर्ल मिलेट, तो इस वाले इंस्टेंस में ये देखा गया कि जो डिजीज के जो चांस हैं वो कम हुए थे। जो ब्लाइट जो डिजीज हुई वो चेक हुई थी। इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। नाउ कमिंग टू द इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मैंने पहले ही बोला कि इंटरक्रॉपिंग होता है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग two or more crops in proximity, which means that the crops are grown in the same piece of land. अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि फिर क्या फर्क डिफरेंस है। अगर आपके पास कोई एरिया है, इस एरिया में आपने रोज में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया, आपने सीड्स को मिक्स नहीं किया, बल्कि एक मान लीजिए एक रो में एक क्रॉप को ग्रो किया, दूसरे रो में दूसरे क्रॉप को ग्रो किया। हम ये जो क्रॉप्स हैं ये डिफरेंट टाइम्स में भी लगा सकते हैं। ये वाला जो क्रॉपिंग है इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। एक रो में एक पैटर्न में एक क्रॉप है, फिर दूसरी लाइन आगे जैसे कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे एक वाले एरिया में एक प्लांट है, दूसरे वाले जो पीछे आपको लग रहा है दूसरा वाला क्रॉप ग्रो हो रहा है, इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। एंड ये वाला जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे रैंडमली ग्रो हो रहे हैं, कभी एक वाला कभी दूसरा, कभी एक वाला कभी दूसरा वाला, तो यहाँ पे रैंडमली ग्रो हो रहे हैं, इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो जो इंटरक्रॉपिंग है इसमें भी कुछ सॉइल बॉर्न डिजीज है जो कंट्रोल हम कर सकते हैं, लेकिन इंटरक्रॉपिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये क्रॉप्स हम डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं इनका कोई कॉमन पैथोजन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई प्लांट पैथोजन है, वो किसी स्पेसिफिक क्रॉप का है, अब हमने जो बीच में दूसरी रो लगा दी, इट एक्ट्स एज ए बैरियर, तो इसकी वजह से दूसरे जो रो है उस तक नहीं पहुंचती वो वाला पैथोजन। इसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग एक डिवाइस है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारे सॉइल बॉर्न डिजीज को, जैसे मैक्रोफोमिना। मैक्रोफोमिना एक पैथोजन है, इसके बहुत सारे होस्ट हैं, लेकिन जो कॉमन होस्ट है दे शुड नॉट बी ग्रोन एज इंटरक्रॉप्स। अगर हम इंटरक्रॉप करें फॉर एग्जांपल मॉथ बीन के साथ, तो इसकी वजह से अगर मॉथ बीन को इंटरक्रॉप करें कॉटन फील्ड में, हमने कॉटन को ग्रो कराया लेकिन इंटरक्रॉप कराया विद द मॉथ बीन, मतलब कहीं कहीं एक रो में कॉटन है एंड कहीं कहीं पे मॉथ बीन है, तो इसकी वजह से जो डिजीज का डेवलपमेंट है वो कम हुआ है। तो होता क्या है इंटरक्रॉपिंग में कि जो नंबर ऑफ होस्ट प्लांट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट स्पेसिंग होती है उनके बीच में। एंड यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई डिजीज प्लांट हो और कोई हेल्दी प्लांट हो, अब इनके जो फोलेज जो लीव्स हैं उनके उनका जो कांटेक्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि बीच में उनमें दूसरा इंटरक्रॉप है। इसी तरह रूट पैथोजन है वो भी स्प्रेड नहीं हो पाता फ्रॉम डिजीज टू हेल्दी रूट्स, क्योंकि इनमें डिफरेंट बहुत सारे डिस्टेंस होता है। इसी तरह एक एग्जांपल इसकी ये भी है कि सोरगम जो है, अगर हमने उसको पिजन पी फील्ड में इंटरक्रॉप किया तो इससे जो विल्टिंग होती है, जो पिजन पी का जो विल्टिंग होती है वो कम हो जाती है। तो जो नॉन होस्ट प्लांट जो है, जो जिसको हमने इंटरक्रॉप किया, वो एक बैरियर बन जाता है फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द मूवमेंट ऑफ पैथोजेंस इन द सॉइल। एंड इसका एक और फायदा ये है कि जो इंटरक्रॉप होता है ये कभी कभी और क्या क्या करता है कि ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करता है फ्रॉम इट्स रूट्स,
तो इसकी वजह से जो पैथोजन सॉइल में होते हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोसायनिक एसिड। अब हाइड्रोसायनिक एसिड जो है ये सोरगम के रूट से निकलता है, एंड ये अगर निकल गया ये वाला रूट एक्सुडेट, दैट इज हाइड्रोसायनिक एसिड, तो ये पिजन पी विल्ट फंगस को इनहिबिट करता है। एक और एग्जांपल है, अगर हमने सोरगम या मोथ बीन को क्लस्टर बीन में इंटरक्रॉप किया तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जो रूट रॉट है, जो रूट रॉट है क्लस्टर बीन में जो होता है वो कम हो जाता है। इसी तरह जो विल्टिंग होती है क्लस्टर बीन की वो ऑलमोस्ट 50 to 60% कम हो जाती है। So these were all the examples of intercropping. Now coming to one more method of cultural methods, that is sanitation. अब sanitation क्या होता है कि sanitation में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिनसे हम इनोकुलम जो है उसका अमाउंट कम करें, चाहे वो प्लांट में हो या फील्ड में हो या वेयर हाउस में हो। एंड सैनिटेशन से जो पैथोजन है उसका स्प्रेड कम हो जाता है टू द अदर हेल्दी प्लांट्स। जो सैनिटेशन है ये निर्भर करता है उन सारे एक्टिविटीज पे जिनका एम होता है कि अगर हम इन्फेक्टिंग मटेरियल को या तो एलिमिनेट करें या उसका अमाउंट जो है वो रिड्यूस करें, चाहे वो प्लांट हो या फील्ड हो या कोई वेयर हाउस हो। अब मान लीजिए जैसे प्लोइंग होती, अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है हमने उसके नीचे प्लोइंग की, अब प्लोइंग की वजह से क्या होता है कि अगर उस इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल का जैसे हमने हार्वेस्टिंग की, हार्वेस्टिंग के बाद हम प्लोइंग करते हैं, तो अगर उस इन्फेक्टेड प्लांट का कोई पार्ट हो विच एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इनोकुलम, वो वहां से हट जाता है। इससे इनोकुलम या तो रिमूव होगा या उसका जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह इसमें आता है एक प्रूनिंग। प्रूनिंग होता है